इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वन। इस चैप्टर में हम 5 पॉइंट मैग्नेटोस्टैटिक का 5.3 सेक्शन डिस्कस करेंगे, द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और देखेंगे कि इससे हम हमारे पास फिजिकली बहुत ही जो इंटरप्रिटेशन आएगी जब हम डाइवर्जेंस लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमें उसकी उसके पीछे एक फिजिक्स है और जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जो उसको लार्जली सपोर्ट करते हैं कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो मोनोपोल अगर एग्जिस्ट करते हो तो उस वक्त हमारे पास जो इंटायरली जो थ्योरी थी मैग्नेटिक फील्ड की, वो बिल्कुल नज़र आती है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के मुताबिक, बिल्कुल हमारे पास क्रॉसपोंडेंस नज़र आती है तकरीबन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। और ये वो पॉइंट है या ये वो हमारे पास जो रिजल्ट होगा डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो इंटायरली वो डिफरेंट है फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस जीरो नहीं होती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डाइवर्जेंस हमारे पास हमेशा जीरो होगी। फिर हम कर लेंगे, कर्ल हमारे पास एक जिस तरह हमारे पास गॉस लॉ अपेयर हुआ था, यहाँ पे हमारे पास एम्पेयर्स लॉ अपेयर होगा। तो एम्पेयर लॉ में देखेंगे कि जिस तरह हमारे पास गॉस लॉ में सिमेट्री थी, सिमेट्री के लिए हमारे पास कैलकुलेशन आसान थी, तो एम्पेयर्स लॉ में सिमेट्री के लिए भी एक सिमेट्री सिमेट्रिक सिचुएशन के लिए हमारे पास कैलकुलेशन आसान होगी। तो ये 5.3 है, ग्रिफिथ थर्ड एडिशन। तो टॉपिक है द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें पहला हमारे पास टॉपिक है स्ट्रेट लाइन करंट्स, कि हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन करंट्स हैं और आप इमेजिन करें कि हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एक लाइन है, करंट लाइन है, उसमें स्टेडी स्टेट करंट फ्लो हो रहा है, तो उन सिनारियो की हम बात करें। ठीक है, और अगर आप जैसे कि ये एक वायर है जिसको मैंने डॉट से शो किया है, तो डॉट के लिए आपको पता है कि ये कम वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आउट ऑफ द पेज है, मैग्नेटिक फील्ड है जो आउट ऑफ द पेज है। और अगर यहाँ पे क्रॉस ड्रॉ होता तो वो हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज है। तो अगेन आप वो राइट हैंड रूल और अप्लाई करें तो आपको नजर आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस हैं वो ये हैं, ये सर्कल फॉर्म में है। ठीक है, तो आप जो ग्रैब करेंगे करंट वायर को अपने राइट हैंड में, और आपका जो थंब होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा जो कि आउटवर्ड है, और आप अपनी जो फिंगर्स को कर्ल करोगे तो वो बताएंगे आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, अभी हमने कर्ल कैलकुलेट नहीं किया, कि कर्ल जो होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का वो होगा नॉन ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये कर्लिंग जो चीज़ है वो नज़र आ रही है कि जो वेक्टर्स हैं वो हर पॉइंट पे अगर आप ड्रॉ करें तो वो आपको एक सर्कल नुमा बना रहे हैं, तो आपके पास इसका कर्ल जो है नॉन ज़ीरो है। तो ऐसी फील्ड में जब आप अगर आपके पास वाटर फील्ड है, आप किसी कनाल के करीब खड़े हो और उसके में इस तरह की तरह का फ्लो है, वाटर फ्लो है, तो आप वहाँ पे अगर कुछ ये कागज़ के पत्ते या कुछ आप इस तरह से इसके पत्ते गिराओगे तो वो रोटेट करना शुरू हो जाएंगे, तो आपको वाज़ नज़र आ वहीं से नज़र आ जाता है कि इसमें कर्ल नॉन जीरो होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस ड्रॉ हुई हुई हैं, यहाँ से भी हमें नज़र आ रहा है कि जो कर्ल है मैग्नेटिक फील्ड का वो नॉन जीरो है। अब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इसका कर्ल क्या होगा इस स्पेसिफिक केस के लिए। तो ये केस थोड़ा स्पेसिफिक है, लेकिन हमें रिजल्ट तकरीबन ये वही मिलेगा जो जनरल केस में है। हमने ड्रॉ की है सर्कुलर पाथ ऑफ एट रेडियस एस। ठीक है, तो मैंने इस फील्ड में लेट से सर्कुलर पाथ, ये है वो सर्कुलर पाथ। तो ये सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है हमारे पास एस। तो रेडियस आप कह लें कि इसका सेंटर से है ये एस है। ठीक, तो मैंने अभी इसका कैलकुलेट करना है लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। अगर इसका कर्ल एग्जिस्ट करता हो तो जाहिर सी बात है, कर्ल ना एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि किसी का क्लोज लूप इंटीग्रल जो जीरो होता है। तो अगर हम इसका क्लोज लूप इंटीग्रल लेते हैं, लाइन इंटीग्रल लेते हैं, तो वो नॉन जीरो आए, और नॉन जीरो आए तो इसका मतलब है उसका कर्ल नॉन जीरो। तो हम इसमें यही एक्सरसाइज करने लगे हैं कि करंट जो है इस सर्कल के सेंटर से पास करें, जो हमारी लूप है वो सर्कल में है जिसका रेडियस एस है। ठीक, तो क्लोज लूप इंटीग्रल हमने किसके ऊपर लिया है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड में आप ये करोगे कि हर पॉइंट पे जो वेक्टर्स ड्रॉ करोगे,
जैसे ये हैं, ये वेक्टर है मेरे पास, ये वेक्टर इस पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा, इस पॉइंट पे आपके पास ये टेंजेंशियल होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे, हर पॉइंट पे आपको ये जो ग्रीन वेक्टर नज़र आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड है। और ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। अब आप डीएल देखो, तो डीएल हमारे पास है ये, तो हर पॉइंट पे डीएल की डायरेक्शन भी ये होगी, ये डीएल है, ये डीएल है, वो भी तो लूप के अलॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास लूप के अलॉन्ग है, और आपके पास डीएल तो वैसे लूप के अलॉन्ग है। तो हर पॉइंट पे जो आपको डॉट प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कॉस जीरो, ठीक है। आपको मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, बी डॉट डी एल इनके दरम्यान में आपके पास है कॉस जीरो। तो कॉस जीरो यहाँ पे पुट करेंगे आप, आपके पास कॉस जीरो वन हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड हम देख चुके हैं वायर की वजह से एट डिस्टेंस एस, ये प्रीवियस लेक्चर है कि आपके पास अगर एक सर्कल है और उसमें से करंट पास कर रहा है और इसका रेडियस एस है, इससे अवे है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई ओवर टू पाई एस, म्यू नॉट आई ओवर टू पाई एस। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास डायरेक्शंस में आ गया, और मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट आई ओवर टू पाई एस। म्यू नॉट आपके पास कांस्टेंट है, टू पाई एस भी आपके पास कांस्टेंट है, करंट भी इसमें स्टेडी स्टेट फ्लो हो रहा है तो ये भी कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। बाकी आपके पास आ जाएगा डीएल, डीएल का क्लोज लूप इंटीग्रल होगी आपके पास, ये इस सर्कल पे डीएल का, डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास पूरा सरकमफेरेंस आएगा, ठीक। तो स्मॉल लेंथ को हमने ऐड किया तो हमारे पास पूरा सरकमफेरेंस आ गया। सरकमफेरेंस का रिजल्ट होगा हमारे पास टू पाई एस, तो टू पाई एस और टू पाई एस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास रिजल्ट आया ये। तो क्लोज लूप इंटीग्रल इज इक्वल टू है, मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप इंटीग्रल है इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। कैलकुलेशन लेने के लिए हमने एक चीज आपने नोटिस की होगी कि हमने सर्कल ली है। अगर आप सर्कल ना भी लेते तो फिर भी रिजल्ट आपके पास सही आना था। तो ये आपके पास कोई इसकी सर्कल की डिपेंडेंस, इसकी लूप की डिपेंडेंस नहीं है इसमें कि लूप आप किस तरह से लेते हो। लेकिन अगर आपने कोई और लूप ली होती तो आपके पास कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती, क्योंकि अगर आप आपके पास हर पॉइंट पे बी, अगर बी और डी एल जो है वो सेम डायरेक्शन में ना होते तो फिर आपको हर पॉइंट पे वो डॉट प्रोडक्ट अलग से कैलकुलेट करना पड़ता और हर पॉइंट पे आपको इसकी टेक केयर करनी पड़ती। देखिए रिजल्ट आपके पास सेम आता। एक और चीज़ नोटिस करें कि आपके पास जो मैं ये है रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट जो है कि क्लोज लूप इंटीग्रल लें आप मैग्नेटिक फील्ड का डीएल के साथ, वो इंडिपेंडेंस ऑफ एस है कि यहाँ से डिस्टेंस से डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि अगर आप सर्कल ले लेते और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते, ठीक है, ये सर्कल होता आपका, तो फिर भी आपके पास रिजल्ट ये होना था। तो अगर आप सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते तो आपके पास रिजल्ट बिल्कुल यही जाना था। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एस है। अब उसकी वजह क्या है कि ये क्यों आपके पास कोई भी आप लूप कंसीडर करें उसके पास उसमें आपको रिजल्ट हमेशा ये कांस्टेंट मिल रहा है म्यू नॉट आई, कि जैसे आप इसका एस बढ़ाते जा रहे हो तो आपके पास ये जो सरकमफेरेंस है वो टू पाई एस बढ़ता जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होगी डिक्रीज, लेकिन जो एरिया वो लेंथ है इसकी लूप की वो टू पाई, लेट से कर लेता हूँ मैं टू पाई एस है इस केस में, तो वो इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है। और ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज होंगे कि एक दूसरे को कैसा इसका प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस वजह से जो एस की डिपेंडेंस इसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि एस के साथ अगर आप एस को इंक्रीज करते हो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी, और अगर आप एस को डिक्रीज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। तो ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा आपको ये कांस्टेंट मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि इसको सर्कल होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सर्कल हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिया है। अगर आप सर्कल ना भी लेते तो फिर भी आपके रिजल्ट सेम आते, लेकिन आपको कैलकुलेशन में थोड़ी मुश्किल होती। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? सर ये सर दोबारा बता देंगे कांस्टेंट किस तरह आता है, ये दोबारा यानी डिपेंडेंट क्यों नहीं है उस पर। वो इस तरह से दे देखो ना, लेट से आपके पास एक चीज़ है, ये फोर है और ये भी फोर है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह से मूव हो रहा है कि ये नाइन हो जाता है और ये हो जाता है आपके पास, ये भी नाइन हो जाता है, तो आपके पास क्या आएगा, वन। ऐसे ही है ना। तो इसमें क्या है, दोनों में प्रोपोर्शन सेम है कि जिस प्रोपोर्शन से ये क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है उसी प्रोपोर्शन से ये क्वांटिटी
डिक्रीज हो रही है, तो इनका प्रोडक्ट आपके पास कांस्टेंट आता है। इस केस में हमारे पास जो दो क्वांटिटी हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है और एक है हमारे पास सरकमफेरेंस जो लूप का आपके लिए लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, लूप की लेंथ है टोटल क्लोज लूप की। तो अगर आप रेडियस बढ़ाते हैं लूप का तो वो उसमें जो आपके पास ये चीज बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो आप जितना भी वो वाइड से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी, ऐसे ही है। तो मैग्नेटिक जिस रेट से जिस तरह से ये बढ़ेगी उसी तरह ये हमारे पास कम होगी। तो इस वजह से आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों मिलके एक दो इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये है, ठीक सर है। ये सेकंड पॉइंट भी बता दें, इट डज नॉट हैव टू बी सर्कल। तो यानी अच्छा, जितनी लेंथ बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। हाँ, जितना आप दूर जाते जाओगे दूर करंट से तो जाते मैग्नेटिक जाओगे। फील्ड कम होती जाएगी ना। ठीक हो गया सर। अब ये ठीक। देखो इससे रिजल्ट से भी शो तो हो रहा है, ये देखो ये है, ये देखो म्यू नॉट आई और 2 पाई एस है ना। यस तो सर। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स में नहीं है, बिल्कुल। तो जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी उसी, और देखो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये सिर्फ जिस तरह सरकमफेरेंस भी तो यही है ना 2 पाई एस। यस सर। ये भी तो लीनियर है, ये भी तो लीनियर है। यस यस सर। सर। तो लीनियरली हमारे पास जो लेंथ है वो भी इंक्रीज करे, लीनियरली ये डिक्रीज कर रही है, तो इस वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक होगा। अच्छा, कौन पूछ रहा था और सर हाँ, डज नॉट हैव टू बी सर्कल। वो ये देखो ये ले लेता मैं, लेट से, ठीक है, ये मैंने ले ली लूप। अब ये देखो ये तो अजाब बन जाना था हमारे लिए, जैसे कि ये देखो, अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे अगर मैं लूँ तो डी एल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तकरीबन सेम होती, ऐसे ही है ना। अब ये यस देखो सर। अगर यहाँ पे डी एल ड्रॉ करूँ तो अब देखो क्या बन गया, डी एल इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तो ये जा रही है इस तरफ, जी सर। ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब ये देखो तो हमें एंगल का टेक केयर करनी पड़ जाती। अब इस पॉइंट पे डी एल ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देखो दिमाग में सर्टेन एंगल है। तो हर लूप में जिस तरह आप ट्रेवर्स करते हो वो एंगल भी चेंज होता जाता, ना सिर्फ यस सर। मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हो रही है चेंज हो रही है बल्कि एंगल भी चेंज हो रहा है, ऐसे ही है। यस सर। तो फिर ये हमारे पास मसला खराब हो जाता है, ये हमें हर पॉइंट पे इतनी जो कैलकुलेशन जो आसान नजर आ रही है ये उल्टा हम इसे गले का अज़ाब बना लेते हैं, ठीक है। तो यस सर। सर ये वाली जिस तरह हम सिमेट्री का वो सिमेट्री होती है तो तभी हमें फायदा होता है प्रॉब्लम में, गॉसी लॉ में जिस तरह एक गॉसी लॉ में सिमेट्रिक सिचुएशन होगी और आप जो गॉसियन सरफेस सही से चूज करोगे तो तभी आप उससे फायदा उठा सकते हो। अगर आपने गॉसियन सरफेस सही से ड्रॉ नहीं किया तो फिर उल्टा आपको वो कॉलम लॉ से भी मुश्किल पड़ जाएगा आपको, जो गॉसी लॉ है, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल वही बात है। लेकिन ओके सर जो ओके। कंडीशन आपने बताई है एंड पे, ट्राई हम्म, ये रेक्टेंगल बनाई है, लेकिन उसके हिसाब से तो देखा जाए तो ये सर्कल में ही मूव करेगा। अदरवाइज तो एंगल तो चेंज होता रहेगा अगर शेप चेंज होगी इसकी। हाँ, सर्कल इस प्रॉब्लम के लिए जो सर्कल है हमारे पास वो सूटेबल है। यस सर, क्योंकि तो दूसरा तो इसमें हम जो शेप ले नहीं सिमेट्री आपने सकते। चेक करनी है, हाँ इसमें उसको और कुछ लोगे तो वो नहीं, आप नहीं सूट करेगा। तो लेनी आपने हमेशा लूप है, देखो ये इम्पीरियल ये लूप है, ये मैं बाद में ठीक। बताऊंगा क्योंकि जब एप्लीकेशन पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे गॉसी लॉ में हम स्फेयर कंसीडर करते हैं और यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं लूप। तो ठीक होगा। सिमेट्रिक लूप लेनी है आपने। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम के लिए जैसे आप कह रहे हो वो सिर्फ जो सूटेबल है वो है क्या कहते हो, सर्कल। सर्कल ही सूटेबल है। हम्म, हाँ, लेकिन ये सूट नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सही नहीं है, ये सही है, लेकिन हमें कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टीज होंगी। अच्छा, अगर आप कोऑर्डिनेट चेंज कर लो, लेट से ये आप प्रॉब्लम लेते हो कि जो करंट है अलोंग जी है, तो ये करंट होगा आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपको पास इन द डायरेक्शन फाई होगी। ये देखो कि अगर ये अलोंग जी है ये करंट, तो आपके पास जो ये स्फीयर होगा ये आप अ, इस तरह से मैं अगर शो करूँ आपको, ये देखिए ये करंट, इसको मैं जी डायरेक्शन लेता हूँ, ये जी है, और ये हमारे पास बन जाएगा, ये लेट से एक्स है और ये है वाई। तो ये प्लेन में है तो आपके पास ये पूरा जो, अगर आप एंगल की बात करो तो ये किस में एंगल में, सिलेंड्रिकल में ये कौन सा एंगल है हमारे पास, ये फाई है, ठीक है, क्योंकि प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है एक्स वाई में। तो अगर आप इन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हो सिलेंड्रिकल, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई और 2 पाई एस। एस हमारे पास रेडियस है लूप का। तो dl हमारे पास इन कोऑर्डिनेट्स में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में dl होगा लाइन एलिमेंट जिसे हम कहते हैं ds,
एस के अलॉन्ग, फाई के अलॉन्ग और जेड के अलॉन्ग वेरिएशन है हमारे पास, एस टी एफ एंड डी जेड। तो अगर आप ये वैल्यू पुट करें इसमें भी ये आप देखें कि रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आया है। वो कैसे कि अगर आप बी डॉट डी एल करें तो मैग्नेटिक डायरेक्शन सिर्फ अलॉन्ग है फाई, तो डॉट प्रोडक्ट जब आप लेंगे फाई का डी एल के साथ तो सिर्फ आपके पास रहेगा ये डी एस, सॉरी ये हमारे पास रहेगा सिर्फ ये एस डी फाई। ठीक है, एस डी फाई हमारे पास ये रहेगा। तो बाकी सारी ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एस पे डिपेंडेंस हमारे पास रहेगी, यहाँ पे वन ओवर एस आ गया, एस आ गया, तो एस एस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे फाइव पे इंटीग्रेशन होगी। और फाइव की इंटीग्रेशन अगर इसने लूप को इसको करंट इसके अंदर है इस लूप के अंदर, तो आपके पास आएगा डी फाइव। ठीक है, जो कि ये केस है हमारे पास कि इसके अंदर करंट है और जब आप पूरी इंटीग्रेशन करोगे यहाँ से यहाँ तक तो वो इंटीग्रेशन आपके पास आएगी 2 पाई। ठीक है, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट आई। अच्छा, 2 पाई इंटीग्रेशन तब होगी जब आपके ने अगर लूप ने जो वायर को एक मरतबा सर्कल किया हुआ है, मतलब एक बाउंड है। अगर आपके पास एक और बाइंडिंग है, 2 मरतबा सर्कल किया हुआ है, तो आपके पास आएगा 4 पाई। ठीक है, 5 पे रोटेट होगा, 0 से लेके 4 पाई ट्वाइस होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट अगर आपके पास डबल बाइंडिंग होती, डबल वायर होती और वो लूप जो है 2 मरतबा इसको इंसर्कल करती वायर को, तो ये इंटीग्रेशन होती 0 से लेके 4 पाई तक। अब आपके पास कुछ ये थोड़ा सा जनरल केस है कि इसी तरह वो जो मैंने आपको बताया कि इन्फिनिट वायर है जो इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है, करंट स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। इस तरह के करंट्स हैं I1, I2, I3, I4, I5। तो इनके लिए हमारे पास कैसे रिजल्ट होगा, जैसे बंडल ऑफ स्ट्रेट वायर्स हैं, तो इसके लिए हमारे पास ये होगा कि अगर आपने इंटीग्रल कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप इंटीग्रल, तो जितनी वायर करंट्स इस सरफेस को पेनिट्रेट कर रहे हैं, जो सरफेस ये लूप बना रही है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको शो करूं, ये रही लूप हमारे पास। ठीक है, ये लूप है, तो इस लूप के साथ एक सर्कल एक सरफेस भी तो अटैच है, एक सरफेस भी अटैच है हमारे पास जो कि है ये। तो ये मैं सही बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आप ये समझ लें कि ये हमारे पास है सर्कल, जो इस लूप सरफेस है जो अ, इस लूप को अटैच है। तो ये रहा हमारे पास सरफेस। ठीक है, तो जो लूप आपने ड्रॉ की है, आपने देखना है कि उस लूप के अंदर से कितने करंट्स जो है ना वो पास आउट कर रहे हैं। ठीक है, लेट से हमारे पास यहाँ से पास आउट कर रहा है, लेकिन ये पास आउट नहीं कर रहा, ये पास आउट नहीं कर रहा इसमें से। ठीक है, लेकिन ये है, ये एक हमारे पास जो करंट है वो पास आउट कर रहा है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो ये राइट हैंड साइड में वो करंट इंक्लूड करने हैं जो इसमें से इस सरफेस में से पास करें। वो सरफेस कौन सी है, वो लूप है। तो लूप को आप अटैच करें एक सरफेस, उस सरफेस में से जितने करंट्स पेनिट्रेट कर रहे हैं वो होंगे इस इक्वेशन के राइट साइड पे। तो अगर आप इस स्पेसिफिक केस की बात करें तो स्पेसिफिक केस में हमारे पास I1 पास आउट कर रहा है इसमें से और I4 पास आउट कर रहा है और I3 कर रहा है। ठीक है, I5 भी नहीं कर रहा और I2 भी नहीं कर रहा। तो हमारे पास I इनक्लोज होगा, I इनक्लोज विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I4 और लास्ट है I3। बाकी ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उनके लिए क्लोज लूप इंटीग्रल हमारे पास 0 होगा। अगर आप अब इसी फ्लो ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, जो वॉल्यूम चार्ज करंट डेंसिटी है आप उसे रिप्रेजेंट करें, तो आपको पता है कि जो इनक्लोज करंट है वो इस लूप में से पास आउट हो रहा है। इस लूप जो आपने ड्रॉ की है उसको जो सरफेस अटैच कर दें आप, उसमें से जो पास आउट हो रहा है वो हमारे पास है ये करंट डेंसिटी है जिसे जे कहते हैं। तो आप इनक्लोज करंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वन इनक्लोज आई इनक्लोज इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। और ये सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस कौन सा, ये वाला जो सरफेस है। अब अगर आप यही इसी की इनक्लोज की जो डेफिनेशन करंट इनक्लोज की डेफिनेशन जो आपने यहाँ पे यूज
यूज़ किया है यहाँ पे पुट कर दें आई इनक्लोज में, तो आप ये देखें आपके पास ये हो जाएगा, आई इनक्लोज की जगह पे आ गया जे डॉट डी ए। और अब अगर आप स्टोक्स थ्योरम यूज करें तो लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर सकते हैं आप सरफेस इंटीग्रल में, लेकिन यहाँ पे आपके पास साथ कर्ल आ जाएगा, तो डेल क्रॉस बी डॉट डी है। तो डी ए आप ड्रॉप कर दें क्योंकि हम आर्बिट्रेरी सरफेस की बात कर रहे हैं, तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे हो जाएगा। तो ये रिजल्ट है जिसका एक स्पेसिफिक नाम है, और इसको हम कहते हैं अम्पेयर्स लॉ। लेकिन ये हम बाद में ये चीज़ें देखेंगे, लेकिन ये रिजल्ट अभी इसमें बात करें कि इसमें एक फ्लॉ है, वो है कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन देखी है इसमें वो है स्ट्रेट लाइन करंट्स हैं, ठीक है, इन्फिनिट स्ट्रेट लाइन करंट्स हैं। तो रियलिटी में ऐसी स्ट्रेट लाइन करंट्स आपके पास काफ़ी सारी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ जाएंगी जो स्ट्रेट लाइन करंट से मैप नहीं की जा सकती इन्फिनिट स्ट्रेट लाइन से। तो उस केस में हम इसको सपोज नहीं कर सकते कि ये रिजल्ट होल्ड कर रहा होगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटली स्ट्रेट लाइन करंट्स हैं उसके लिए ये हमारे पास होल्ड करता है। और वो क्या है हमारे पास कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, जे हमारे पास है वॉल्यूम करंट डेंसिटी।